नाम है शौकत कमरुद्दीन हालानी। मैं हूँ लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है R711322। मैं आपको इसके मज़ीद आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो मैं हूँ फाउंडर एंड सीईओ हालानी इमिग्रेशन सर्विसेज इंक। और लाइसेंस नंबर है मेरा R711322। और मेरा कॉरपोरेशन नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। बाय प्रोफेशन मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हूँ। और कनाडा कोर्स ग्रेजुएट जो कि स्टडी वीज़ा का स्पेशलिस्ट होता है, मैं वो भी हूँ। अब तक हम लोगों ने तकरीबन जो है वो 1250 केसेस जो है वो डील किए हैं। इसके अंदर वो केसेस शामिल नहीं है जो कि 600 केसेस जो कि टीआरवी के हैं। इसको हम कहते हैं टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ाज। टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ाज वर्क परमिट होते हैं, स्टडी परमिट होते हैं और विजिट वीज़ा होता है। इसको हम टीआरवी कहते हैं। मेरी सर्विसेज में इंक्लूड है, मैं इमिग्रेशन को डील करता हूँ, रेफ्यूजी केसेस को डील करता हूँ, सिटीजनशिप, एलएमआईए इसको कहते हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। पीएनपी स्टैंड्स फॉर प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स। और बिजनेस इमिग्रेशन में भी मैं डील करता हूँ। मैं इसका स्पेशलिस्ट हूँ बिजनेस इमिग्रेशन का। और स्पॉन्सरशिप वगैरह में भी हम डील करते हैं। इस सेशन के एंड में मैं आपको अलाउ करूंगा कि आप सवाल जवाब भी मुझसे कर सकते हैं। अब कनाडा विजिट वीज़ा क्या है? सही है जी। तो ऑफिशियली हम इसे कहते हैं टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा। तो आईआरसीसी एक मुखफ़फ़ है इमिग्रेशन रेफ्यूजी सिटीजनशिप कनाडा का। सही है। तो कोई भी शख्स जब विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करता है या हम अप्लाई करते हैं तो हमें आईआरसीसी के पास जाना होता है और वहाँ पर हम जाकर अप्लाई करते हैं आपके विजिट वीज़ा के लिए। और ये अलाउ करता है टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा के लिए टूरिज़्म। अगर आप कोई फैमिली को विज़िट करना चाहते हैं, अपने दोस्तों से मुलाकात करने चाहते हैं, या अगर आप कोई इवेंट जो है वो अ, उसको अटेंड करना चाहते हैं। सही है। बिजनेस इवेंट हो सकता है, सेमिनार हो सकता है, या शॉर्ट बिजनेस ट्रिप है, वो आप कर सकते हैं टीआरवी की बेस पे। टीआरवी के अंदर स्टडी वीज़ा और हमारे पास जो है वो आपके पास वर्क वीज़ा भी आते हैं। ये वीज़ा जो होता है वो 10 साल के लिए वैलिड है, या जब तक कि आपका पासपोर्ट वैलिड है तब तक के लिए। सही है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का आपको वीज़ा मिल सकता है। सही है। ओके। तो ये और ये हमारे पास जो होता है वो तकरीबन 10 साल के लिए ये वीज़ा वैलिड होता है। और एक एंट्री में आप 6 महीने तक आप यहाँ पे रुक सकते हैं। ओके। तो अ, ये हो गई टीआरवी के बारे में कि क्या कनाडा विजिट वीज़ा क्या होता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले जब कभी भी आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका पर्पस बिल्कुल जो है वो सॉलिड होना चाहिए। और वो पर्पस सॉलिड कैसे होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और ये बात याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा रिजेक्शन इसी बुनियाद पर होते हैं कि योर पर्पस इज़ नॉट कंसिस्टेंट। डिटेल ट्रैवल आइटिनरी, ओके, आपके पास होनी चाहिए जिसमें आप बताओगे कि कहाँ जाओगे, आप डे टू डे की एक्टिविटी बताओगे कि आप हम कनाडा में जाकर क्या करेंगे। सही है। अगर आपके पास लेटर ऑफ इनविटेशन फ्रॉम होस्ट है, सही है, जो आपको बुला रहा है, अगर वो आपको लेटर देता है तो ये तो ज़बरदस्त बात हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं विदाउट दैट लेटर। लेकिन हमारे पास जो मैं अक्सर औकात अपने तमाम क्लाइंट्स को कहता हूँ कि लेटर ऑफ इनविटेशन से अच्छा ये है कि आपके पास एक स्टेचुटरी डिक्लेरेशन हो। स्टेचुटरी डिक्लेरेशन क्या होता है? ये भी एक किस्म का इनविटेशन ही होता है, लेकिन वो ज़्यादा फॉर्मल होता है। उसको नोटराइज किया जाता है। यहाँ पे जो नोटरी पब्लिक होते हैं 25 से लेके $35 तक लेकर वो आपका जो होता है वो लेटर, या जो वो एक मैं आपको फॉर्मेट भी इसका प्रोवाइड करूँगा। सही है। इस जैसे ही आपका सेशन ख़त्म होता है मैं आप तमाम को वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैं ये शेयर कर दूंगा। और मैं आपको ईमेल भी कर दूंगा। मैं आज आपको इस सेशन के अंदर जो चीज़ें देने वाला हूँ वो मैं आपको दूंगा। एक लेटर है जिसके अंदर इनविटेशन लेटर मैं आपको दूंगा, स्टेचुटरी डिक्लेरेशन दूंगा, और पर्पस वो दूंगा फाइनेंशियल प्रूफ ऑफ मींस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। चले और इसमें और आगे बढ़ते हैं।
लेटर ऑफ इनविटेशन अगर है तो बेहतरीन काम हो जाएगा, जिसके अंदर, इस लेटर के अंदर हमेशा आपको पर्पस, ड्यूरेशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ इनवाइटर आपको देनी होती है। और इवेंट डॉक्यूमेंट है, अगर आपका कोई इवेंट हो रहा है, जैसे कि कोई शादी अटेंड करने के लिए आ रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस की रजिस्ट्रेशन है, मेडिकल अपॉइंटमेंट है, कोई फ्यूनरल है, तो वो तमाम चीज़ें जो होता है वो उसकी आप बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो फ्यूनरल भी होता है वो एक इवेंट की तरह कंसीडर किया जाता है, जिसके अंदर जो इवेंट, जो आपके पास फ्यूनरल की जो कंपनियाँ होती है वो आपको कंफर्मेशन देते हैं कि यहाँ पे इसका जो है वो फ्यूनरल है। सही है, तो वो तमाम चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा है आपको प्रूफ ऑफ रिटर्न ऑब्लिगेशन, कि आप वापस जाएंगे। सही है, अपने मुल्क ये यहाँ विजिट करने के बाद आप दोबारा बैक होम जाएंगे। इसके लिए आपको ये साबित करना ज़रूरी है कि आप वापस क्यों जाएंगे। आप क्यों वापस जाएंगे? क्योंकि आपके पास जॉब लेटर है, क्योंकि आप जॉब करते हैं, इसलिए आपको अपनी जॉब को दोबारा ज्वाइन करना है, इसलिए आप वापस जाएंगे। आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ रिटर्न, सही है, ये बतानी होगी। अगर बच्चे जा रहे हैं तो उसका स्कूल का इनरोलमेंट या उसका जो लीव एप्लीकेशन है वो देना पड़ेगा। तो आपका पर्पस ऑफ विजिट अगर सॉलिड नहीं है तो वीज़ा ऑफिसर ने आपकी विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन को सेक्शन 179 बी के तहत रिजेक्ट कर देना है। सही है, इसीलिए आपका पर्पस बहुत ही क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, और ये सबसे बड़ा रीज़न है वीज़ा रिजेक्शन का। सही है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब है आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ। हाउ मच इज इनफ? अक्सर औकात ये मुझसे ज़्यादातर जो है वो मेरे जितने भी क्लाइंट हैं मुझसे सवाल पूछते हैं कि शौकत सर, या जो होता है वो हमारे पास कितना प्रूफ होना चाहिए अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का। देखिए, ये अमाउंट आईआरसीसी की वेबसाइट पे कहीं भी लिखी हुई नहीं है कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। वो कहता है सफिशिएंट अमाउंट। लेकिन ड्यू टू माय एक्सपीरियंस, ओके, मेरा एक्सपीरियंस और हमारे जितने भी कंसल्टेंट हैं जिनका एक बहुत बड़ा लार्जर ग्रुप है, वो हम तकरीबन जो होता है, जो एक एवरेज अमाउंट हम जो कंसीडर करते हैं वो है कैनेडियन डॉलर 8 से लेके 10 हज़ार डॉलर तक आपके बैंक अकाउंट में लिक्विड सूरत में होनी चाहिए। सही है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा घर है, वो फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आता ज़रूर है लेकिन वो लिक्विड नहीं है। लिक्विड फंड वो होते हैं जिसको आप एक हफ्ते के अंदर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो। सही है, 2 से 3 वीक का अगर आपका स्टे स्टे है तो आपका 8 से 10 हज़ार डॉलर का बैंक बैलेंस आपके पास होना चाहिए। और ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने लोग जा रहे हो। अगर लोग ज़्यादा हैं, अगर आप 7-8 लोग हो फैमिली में, सही है, तो फिर ये अमाउंट थोड़ी और बढ़ जाएगी, जो कि तकरीबन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप फैमिली ऑफ 7 जा रही है तो फिर वो 10 हज़ार नहीं होगा, फिर वो 15 हज़ार डॉलर के करीब आपके पास रकम होनी चाहिए। तो ये मस्ट है। और ये सेकंड मोस्ट जो होता है वो रीज़न है वीज़ा ऑफिसर का, जिसके तहत वो वीज़ा रिफ्यूज़ करता है, और वो है फाइनेंशियल, कि वो ये कहता है कि आप फाइनेंशियली साउंड नहीं हैं। अब इस फाइनेंशियली साउंड के लिए हमें करना क्या होगा? हमें जो है वो बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना होगा 3 महीने से 6 महीने तक का। आप ये नहीं कर सकते कि एक वन शॉट में एक रकम डाल दी और ये कह दिया कि ये हमारा बैंक स्टेटमेंट है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। सही है, आपकी जो है वो पे स्लिप्स, सही है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं जिसको आप पे स्टब्स भी कहते हैं, आप पे स्टब्स लास्ट 6 महीने की लगाएंगे। सही है, अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है तो आप बिजनेस इनकम का प्रूफ लगाएंगे। अगर आपके पास टर्म डिपॉजिट रिसीट है, जिसको हम जो होता है फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं, ये स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है, ये ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट इशूड सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसको हम स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट कहते हैं। एक होता है डीएससी, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं, ये भी एक किस्म के जो है वो आपके पास फिक्स अमाउंट होती है, लेकिन ये इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होती हैं। हाँ, आपको आपका जो होता है वो इंटरेस्ट फोरगो करना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। या आपके पास कोई एफडी है जिसको हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। आपको अपना ट्रैवल बजट नोट भी देना चाहिए, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, ताकि वीज़ा ऑफिसर कन्विंस हो कि आपको वो वीज़ा देगा। सही है। अब बोनस पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई रिटर्न टिकट है, होटल की बुकिंग है, तो ये आपका बेस्ट काम हो जाएगा कि आपको वीज़ा ऑफिसर को ये बात समझने में आसानी हो जाएगी कि आप यहाँ से विज़िट करने के बाद दोबारा पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश वापस जाएंगे। सही है जी। तो फाइनेंशियल प्रूफ ये मस्ट है आपके वीज़ा हासिल करने के लिए। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं है
तो फिर आपके लिए वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज अपनी होम कंट्री के साथ बयान कर सकते हो। सही है। तो पहला है कि आप अपनी फैमिली की टाइज कैसे क्रिएट करोगे। अगर आपके पास फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फैमिली ट्री है तो आप वो इनकॉर्पोरेट करें अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। इससे आपका जो होता है एक फैमिली बॉन्डिंग क्रिएट होगी कि आप वापस इसलिए आएंगे क्योंकि आपकी फैमिली है यहाँ पर बैक होम, तो इसलिए आप वापस आएंगे। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है आपको विजिट वीज़ा दिलवाने में। फिर आपकी अगर कोई जॉब है यहाँ पर और वो वेल पेड जॉब है तो बेस्ट काम हो जाएगा। लेकिन अगर एक नॉर्मल सी भी जॉब है तो भी एक इंसान जो होता है अपनी चलती हुई जॉब को छोड़कर कनाडा नहीं बैठेगा। सही है। तो ये वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करता है कि आप जो है वो जॉब को रिज्यूम करने के लिए दोबारा वापस आएंगे। और बिजनेस, अगर आपके पास आपका बिजनेस है तो आपको टैक्स के डॉक्यूमेंट या आपके पास कोई लेटर है या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चीज़ें हैं तो वो आपको सबमिट करवानी चाहिए ताकि आपके टाइज स्ट्रांग हो जाएं। इसके अलावा है आपके पास प्रॉपर्टी ऑनरशिप। ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है जो कि क्रिएट करता है आपकी होम टाइज के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। सही है। वैल्यूएशन सर्टिफिकेट में अक्सर अपने क्लाइंट से कहता हूं कि वो अटैच करें। अब वैल्यूएशन सर्टिफिकेट क्या होता है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू काफ़ी कम होती है। लेकिन जब आज की अगर उसकी हम वैल्यू निकालें जो आज की मार्केट वैल्यू है वो जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए आप किसी भी स्टेट एजेंसी जो कि अपने लेटर हेड पे आपको ये चीज़ लिख के दे कि इसकी करंट मार्केट वैल्यू ये है। अब वो कोई भी स्टेट एजेंसी हो सकती है जो अपने लेटर हेड पे आपको ये लिख कर देगी। तो इसीलिए प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट मस्ट है अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो। वरना अगर आप नहीं डालेंगे तो आपके चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। फिर है आपके पास स्कूल इनरोलमेंट। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो, सही है, तो आपको स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट के लिए स्कूल का इनरोलमेंट या अगर वो आपको कोई अप्रूव लीव एप्लीकेशन दे सके तो ये आपके लिए बेहतरीन काम हो जाएगा। सही है। और ये है कि आईआरसीसी को इम्पॉर्टेंट बात है ये कि आपको हर हाल में ये अश्योरेंस दिलवाना है कि आप जो होता है विजिट टेम्पररी करके दोबारा अपने मुल्क को जाएंगे। सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है होम टाइज क्रिएट करने के लिए। अब मैं आपको ये बताता हूं कि देखें, अगर आप यूजुअली जब एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो आप अपनी मेरिट बताते हैं ना कि मैं किस तरीके से जो होता है वो अपनी एप्लीकेशन को अच्छा करूँगा। लेकिन जब एक कंसल्टेंट अप्लाई करता है तो वो इन तमाम चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए वो आपकी एप्लीकेशन तैयार करता है। उसे ये पता है कि सेक्शन नंबर 179B जो कि इरपर का सेक्शन है, इमिग्रेशन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन रेगुलेशन, उसका एक सेक्शन 179B है। सही है। अगर जिन्होंने इससे पहले आज तक जो होता है अगर अप्लाई किया है कनाडा विजिट वीज़ा के लिए तो वो इस सेक्शन से बखूबी वाकिफ़ होंगे। सही है। तो इनको जो होता है जो रिजेक्शन पड़ता है वो इसके तहत ज़्यादा पड़ता है। तो मैं आपको आज इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हो इस 179B की रिफ्यूजल को। तो आपके पास है जैसे कि आईआरसीसी इज नॉट सेटिस्फाइड दैट एप्लीकेंट विल लीव कनाडा आफ्टर देयर विजिट। सही है। ऑफिसर जो होता है वो क्वेश्चन ऑफिसर जो होता है वो आपको क्वेश्चन कर सकता है कि आपका जो होता है वो मुझे कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। वो क्या क्लियर नहीं है? अनक्लियर और वीक पर्पस है। सही। और अगर उसको पर्पस वीक नज़र आएगा तो वो आपकी एप्लीकेशन को जो होता है वो रिफ्यूज़ कर देगा। अगर उसको फैमिली टाइज सही से शो नहीं हो रही होगी या उसका जो होता है सोशल या इकोनॉमिक टाइज जो होता है अपने कंट्री के साथ नहीं है तो भी जो होता है वो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर सकता है। सोशल टाइज के अंदर ये हो सकता है कि किस तरह आप सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व हैं, किस तरह आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो होता है वो मेंबर बने हुए हैं, किस तरह आप दूसरे इदारों के मेंबर्स बने हुए हैं, किस तरह आपके इकोनॉमिक टाइज जो आपके मुलाजमत से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, वो अपने कंट्री के साथ हैं। तो ये बहुत बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से एक एप्लीकेशन को जो होता है रिफ्यूज़ किया जाता है। या तो फिर एक और है रीज़न कि पुअर ट्रैवल हिस्ट्री। ये भी एक रीज़न है कि आपका जो होता है वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो आप कह सकते हैं भाई मेरी तो अब अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो अब मैं क्या करूं।
तो अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप दूसरे जो फैक्टर्स हैं उनको सॉलिड करें। अब आप जिसकी पुअर ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर वो अपने फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत इंप्रूव करेगा, और वो इतना ज़्यादा शो करेगा कि उसको लगेगा वीज़ा ऑफिसर को कि ये चूंकि फाइनेंशियली साउंड है, तो जो है ये दोबारा जो होता है वो अपने मुल्क वापस जाएगा, क्योंकि वैसे ही ये प्रॉपर्टी और इसके जो होता है अच्छा अच्छा काम पाकिस्तान में चल रहा है, तो वो वापस तो जाना ही है उसने। सही है। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। सही है। तो आपके पास पुअर ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसका हम कुछ कर तो नहीं सकते। सही है, लेकिन आप दूसरे फैक्टर स्ट्रॉन्ग करके इसको जो होता है वो सही कर सकते हैं। सही है, मतलब इसका इम्पैक्ट मिनिमाइज कर सकते हैं। इनसफिशिएंट फाइनेंशियल सपोर्ट। सही है। अगर आपके पास $8,000 या $10,000 से रकम आपकी कम है, तो फिर आप जो होता है समझ लीजिए कि वो आपकी एक वीक एप्लीकेशन कंसीडर की जाती है। इसीलिए आपको अच्छी एप्लीकेशन बनानी है तो ये वाली तमाम चीज़ें जो होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी रफ्यूजल हिस्ट्री है, सही है, ओके, अगर आपने जो होता है वो रफ्यूजल हिस्ट्री है आपकी, तो ये एक बैड इम्पैक्ट तो करती है आपके अगले एप्लीकेशन के लिए। लेकिन आप ये कीजिए कि अगर आपकी ये रफ्यूजल हिस्ट्री है तो वो जो लेटर है, हमें उस लेटर के अंदर उन तमाम रेफ्यूजल को सही से एड्रेस करके फिर आपको एक लेटर जो है वो लिखना पड़ेगा। मेरे पास एक लेटर बना हुआ है जिसके अंदर मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट को सक्सेसफुली डिफेंड किया है कि किस तरीके से एक शख्स का जो होता है वीज़ा रफ्यूज़ हुआ था और हमने उसको दोबारा जो होता है वो विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करवा के हमने उसको विज़िट वीज़ा दिलवाया था। सही है। और एक बात याद रखिए कि कोई भी कंसल्टेंट कभी भी आपको विजिट वीज़ा नहीं दे सकता। विजिट वीज़ा या वर्क परमिट या कुछ भी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको आईआरसीसी ही दे सकता है। आजकल मार्केट में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जिसमें लिखा होता है विजिट वीज़ा अवेलेबल, वर्क परमिट अवेलेबल। भाई ये आपके घर की चीज़ नहीं है। कोई भी अवेलेबल अवेलेबल जहाँ पे लिखा हुआ आ जाए तो वो क्लियर फ्लैग है, ये रेड फ्लैग है कि आपको उससे दूर रहना है। अब इसका स्टेप क्या होता है कि अगर आपने खुद से अप्लाई करना है या कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। आपका प्रोफाइल ये साबित करता है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वो प्रोफाइल आपके डॉक्यूमेंट्स से साबित होगा। सही है। तो आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से गैदर करना है। तमाम जो होता है वो आप जो होता है इसको आप फिल आउट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। सही है। और फिर जो है वो आपको ये तमाम चीज़ें करने के बाद, फॉर्म्स फिल आउट करने के बाद, आप अपनी एप्लीकेशन का जो होता है वो पेमेंट करेंगे। इसकी जो है वो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो $100 है, और बायोमेट्रिक की फ़ीस है $85। अगर आपका इससे पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आपको ये $85 नहीं देने हैं, सिर्फ आपको $100 देने हैं। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन जमा करवा दोगे, आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी तो आपको बायोमेट्रिक की कॉल आएगी। सही है। तो बायोमेट्रिक का लेटर आएगा, आपने वीएफएस, सही है, ये एक इदारा है जो कि आपका बायोमेट्रिक करता है। बायोमेट्रिक में आपकी पिक्चर ली जाएगी, आपके थम्स के इम्प्रेशन लिए जाएंगे, और वो आपका होगा बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक के बाद पाकिस्तान से आजकल जो टाइम चल रहा है वो 22 दिन चल रहा है, लेकिन टिपिकली जो होता है वो अगर एवरेज पीरियड ले तो 2 से लेके 6 वीक के अंदर आपके एप्लीकेशन का डिसीजन आ जाता है। सही है। अगर आपका एप्लीकेशन का रिजल्ट पॉजिटिव है तो आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आएगी। अगर आपकी एप्लीकेशन का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है तो आपके वीज़ा का रिफ्यूजल का एक लेटर आपको आएगा। हमारे पास जो होता है कुछ सैंपल केसेस हैं जो कि हमने जो अप्रूव करवाए हैं, वो किस तरीके से होते हैं वो मैं बता सकता हूँ। स्टूडेंट्स के पेरेंट ने जो होता है अगर वो कॉन्वोकेशन के लिए आ रहे हैं तो ये एक वैलिड रीज़न है। इसका हमने जो होता है वो एप्लीकेशन डाल के इनको जो होता है वीज़ा दिलवाया था। फादर का जो होता है वो टीआरवी अप्रूव किया था कि क्योंकि जो होता है उनकी डॉटर जो है वो जो होता है वो प्रेग्नेंट थी, तो उनका जो होता है वो फादर को वीज़ा मिला था क्योंकि अपनी बेटी को विज़िट करने के लिए आ रहे थे। सही है। विज़िट वीज़ा जो होता है वो अगर कोई शख्स अपने टूरिज़्म के लिए या फैमिली, ये तो हम करते ही रहते हैं। सही है। इसके अलावा ग्रैंड पेरेंट्स जो होता है वो अटेंड करने के लिए आ रहे थे अपने पोते का पहला बर्थडे। सही है। इसके अलावा बिजनेस ओनर जो है वो यहाँ पे आते हैं ट्रेड एक्सपो में आने के लिए इन वैंकूवर। सही है, ये हमने किया है। सही है।
एल्डरली मदर जो होता है वो उसका वीज़ा अप्रूव हुआ था, क्योंकि वो एक रिलीजियस इवेंट जो यहाँ पर होते हैं, सही है, वो जो होता है वो इस्माइली कम्युनिटी में ज़्यादा होते हैं, जिसको जो है वो यहाँ पे अटेंड करने के लिए आ रहे थे, तो वो हमने अप्रूव करवाया था। इसके अलावा फैमिली विजिट जो है वो वो जो खातून थे वो फैमिली विजिट के लिए भी आ रही थी। इसके अलावा आपके पास जो है वो सिस्टर का एक वीज़ा अप्रूव हुआ था, जो कि अपने ब्रदर के ग्रेजुएशन वीक को जो होता है सेलिब्रेट करने के लिए आ रही थी, सही है। इमरजेंसी वीज़ा जो होता है वो अप्रूव हुए थे फ्यूनरल के लिए, जो कि इमीडिएट फैमिली मेम्बर है, तो ये हमें ये वाला अप्रूव हुआ था, सही है। इसी तरह जो होता है वो एक गर्लफ्रेंड थी जो कि टीआरवी के लिए जो होता है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर जो होता है वो जो यहाँ पे था उनसे विजिट करने के लिए आ रही थी, ये इंडिया से था, सही है। तो वो उनका वीज़ा अप्रूव हुआ था, सही है। तो वाइफ का जो होता है वीज़ा ग्रांट करवाया था हस्बैंड के, जो कि यहाँ पे काम कर रहा था कनाडा में। और ये है मेरी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, सही है। मेरी कंपनी का नाम हालानी इमिग्रेशन, सही है। और मैं हूँ एक लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट। जब भी आपसे एक चीज़ मुझे खाली आपको यहाँ पे एक एजुकेट करनी है, कि जब भी कोई ये क्लेम करता है कि मैं लाइसेंस कंसल्टेंट हूँ, सही है, जब भी कोई शख्स ये कहे, तो आपने सबसे पहले सीआईसीसी की वेबसाइट पे जाना है, सही है, और लिखना है फाइंड अ कंसल्टेंट, सही है। जब आप ये फाइंड अ कंसल्टेंट करेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा ऑफिशियल रेगुलेटर है, जो तमाम कंसल्टेंट को जो होता है वो अपने जो होता है वो कंट्रोल में रखता है। ये उनका रेगुलेटर है, गवर्नमेंट बॉडी है, जो कि इन तमाम कंसल्टेंट के कामों पे नज़र रखती है। तो आप जाएंगे फाइंड अ कंसल्टेंट पे, सही है, यहाँ पे जाके आप सर्च करें, सही है, और यहाँ पे सर्च करें मुझे, सही है। तो अगर आप मेरा नाम यहाँ पे डालते हैं शौकत, सही, तो शौकत नाम के सिर्फ दो ही कंसल्टेंट है, सही है, एक यहाँ पर है और ये एक मैं हूँ, सही। तो मैं हूँ RCIC IRB। IRB का मतलब यह है कि मैं रेफ्यूजी के केसेस भी देखता हूँ, सही है। जो बाकी दूसरे बंदे हैं वो रेफ्यूजी के केसेस नहीं देखते हैं, सही है। अब आपने ये, अब ये कैसे साबित हो कि मैं ही वो शौकत हूँ, सही है। भाई ये तो ये पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, तो मैंने बोला भाई मैं वही शौकत हूँ क्योंकि मेरा नाम भी शौकत है, नहीं। इसके लिए आपने इसको सेलेक्ट करना है और इसकी लाइसेंसी की डिटेल में जानी है, सही है। और यहाँ पे सर्च करना है कि ये जो उसका फ़ोन नंबर है ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सही है। आपको इस नंबर पे बात करनी चाहिए, इस नंबर पे जो बंदा है वही जेन्युइन बंदा है, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सही है। और ये मेरा है लाइसेंस नंबर, सही है। मैं क्लास 3 लाइसेंस है मेरा। क्लास 3 लाइसेंस का मतलब ये होता है कि इसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, कि वो जो है वो आपका रेफ्यूजी का क्लेम भी जो होता है वो सबमिट कर सकता है। अच्छा, वैसे तो मैं कभी अपने कॉम्पिटिटर की इन्फॉर्मेशन नहीं बताता हूँ, लेकिन आप देखें, अगर आपको ये देखना हो कि कौन सा पाकिस्तान के अंदर जो होता है वो कंसल्टेंट जो होता है वो ऑफिशियली रेगुलेटेड है या लाइसेंस जिसके पास है, आप यहाँ पे लिखें, सही, पाकिस्तान के जितने भी कंसल्टेंट हैं, सही है, उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। आपको इन्हीं कंसल्टेंट से काम करवाना चाहिए, सही है। इनमें भी सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जिसके पास L3 लाइसेंस है, जो कि मेरे पास है। अब आप कहेंगे मेरा नाम यहाँ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैं टोरंटो में बेस करता हूँ, सही है। तो जब आप यहाँ पे शौकत लिखेंगे, सही है, और यहाँ पे सिटी लिखेंगे टोरंटो, सही है, तो मेरा नाम आ जाएगा, सही। तो ये देखें, ये है शौकत कमरुद्दीन हालानी इमिग्रेशन। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि मैं आपको एजुकेट करूं कि यहाँ पे आप जब भी किसी से डील करते हैं, सही है, तो वो बंदा लाइसेंस कंसल्टेंट होना चाहिए। विदाउट लाइसेंस के आप उस बंदे के साथ आपको डील नहीं करना चाहिए, सही है। वो चूंकि अगर बंदा लाइसेंस है, सही है, तो आप उसकी शिकायत इस इदारे के पास जाके, जिसका नाम है CICC, उसके पास आप शिकायत कर सकते हैं कि ये शख्स जो है जिसने मुझसे पैसे लिए हैं और ये मुझे सर्विस नहीं दे रहा है, तो आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है। अगर आप जो होता है आपका, अगर इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, अगर वाकई कंसल्टेंट का फॉल्ट है, तो वो आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे, क्योंकि हर कंसल्टेंट का एक इंश्योरेंस होता है, सही है। जो भी लाइसेंस कंसल्टेंट होते हैं उनको अपना इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, कि अगर वो क्लाइंट के साथ कोई भी बददियानती करता है तो उसके इंश्योरेंस में से रकम आपको मिलेगी, सही है। तो इसीलिए कोई भी लाइसेंस कंसल्टेंट कभी भी आपके साथ कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करेगा जो कि प्रोफेशनल ना हो, सही है। तो ये थी कुछ बातें जो कि मुझे बतानी थी। और एक सिर्फ एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप जो होता है, मैंने इस वक्त एक क्या कहते हैं, एक डिस्काउंट मेरा चल रहा है, कि अगर आप जो होता है, वैसे मेरी जो है वो
फीस जो है वो $1250 है। लेकिन आप अगले 2 दिन के अंदर अपना केस मेरे पास रजिस्टर करवाते हैं, तो मैं आपको जो होता है वो आपका फर्स्ट जो केस है, जो कि प्राइमरी एप्लीकेंट का केस है, वो $750 में करूँगा। तो ये सिर्फ पेशकश है जो कि मैं आपके लिए दे रहा हूँ। तो आपको मैं अब ये फोरम ओपन कर रहा हूँ कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। सही है जी। तो हम जो होता है, आप प्लीज़ हैंड रेस कर लीजिए, तो मैं आपको जो होता है इजाज़त देता हूँ कि आप अनम्यूट होके जो होता है वो आप सवाल पूछें मुझसे। मेरा नाम रमजान है और मैं आज को शौकत के साथ को होस्ट हूँ। आप मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो प्लीज अपना डिजिटल हैंड रेस करें, तो मैं उसको अनम्यूट कर। एनीवन, एनी क्वेश्चन प्लीज। डिजिटल हैंड रेस करना शायद किसी को आएगा नहीं। डिजिटल हैंड रेस करने के लिए अगर आप अपने जूम की स्क्रीन पर देखें कि रिएक्ट लिखा हुआ है ना, रिएक्ट जहाँ पे हार्ट बना हुआ है, उसको आप प्रेस कर दें तो अनम्यूट हो जाएंगे आप, डिजिटल हैंड रेस हो जाएगा। अदरवाइज मैं आपको परमिट करता हूँ कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपको डिजिटल हैंड नजर नहीं आता। जी आगा हैदर, थैंक यू। नाजिया जी, नाजिया आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है मेरी? जी वालेकुम सलाम जी, आ रही है। जी मेरे मेरे सिर्फ एक मुख्तसर से दो क्वेश्चन हैं। मैंने अपनी वाइफ के लिए और अपने बेटे के लिए मैंने वीजा अप्लाई किया था अगस्त 2024 में, जी और जी। वो वीजा रिजेक्ट हो गया था। जी विजिट जी। वीजा था उनका। और फिर मैंने उससे पहले भी उनका वीजा 2023 में रिजेक्ट हुआ था। हम्म। मेरी सिस्टर इन लॉ टोरंटो में होती हैं, मेरे जो उनकी पूरी फैमिली टोरंटो में होती है। ठीक है। मेरे ब्रदर इन लॉ जो है, साले जो है मेरे, वो भी टोरंटो में सिटीजन है। ठीक है, उनकी भी इनविटेशन थी। मेरी अपनी हमशीरा, मेरी अपनी सिस्टर भी टोरंटो में होती हैं। इनविटेशन लेटर भी था, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है, जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ सकेंगी। तो मैंने अब अपनी मिसेज और अपने बेटे के, मेरे बेटे की उम्र 9 साल है, मैंने उनका वीजा अप्लाई किया था। मेरा अपना जो है, मेरे पास अपना 10 ईयर्स का वीजा है। तो ये मुझे ग्रेट। बताइएगा कि उस सिलसिले में आप क्या सजेस्ट करते हो, क्या हेल्प कर सकते हैं आप? वो, आगा और हैदर बहुत। सॉरी सॉरी, एक फाइनल एडिशन। मेरी सिस्टर इन लॉ से मेरी बात हो रही है, वो मतलब शी इज इन कांटेक्ट विद मी। उन्होंने कहा आपको जिस किस्म का इनविटेशन हमसे चाहिए, जिस किस्म का भी चाहिए हमसे, वी आर रेडी टू गिव इट टू यू गाइस। देखिए आगा साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आगा साहब, वीज़ा जब भी रफ्यूज़ होता है ना, तो उसके लिए पहले तो हम ये कोशिश जो होता है वो एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप पहले GCMS नोट्स निकालें। ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि IRCC के पास होता है, उसमें डिटेल्ड सारी चीज़ें होती हैं कि आपका वीज़ा रफ्यूज़ क्यों किया जा रहा है। सही है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें अप्लाई करना पड़ेगा GCMS नोट्स। सही है। सही है। तो GCMS नोट्स लेने के बाद हम ये करेंगे कि इसका दोबारा अप्लाई करेंगे। सही है। लेट सपोज खुदा ना खास्ता अगर थर्ड टाइम अगर आपका वीजा रिफ्यूज होता है ड्यू टू एनी हम्म। सरकम, क्योंकि वहां पे वीजा ऑफिसर आपका वीजा रिफ्यूज कर सकता है। सही है। तो हम ये कर सकते हैं कि आपका जो होता है जुडिशियल रिव्यू उसके बाद फाइल कर सकते हैं, जो कि एक वकील करता है। सही है। सही है। तो हम जो है वो करवाएंगे जुडिशियल रिव्यू वकील के थ्रू। तो जो कि आपका आपके केस को फाइट करेगा यहाँ पे कि इस शख्स का जो होता है वो बार बार वीजा रिफ्यूज क्यों किया जा रहा है, जबकि इसके टाइज सारे स्ट्रांग हैं। सही है। दूसरी बात ये कि आपकी सिस्टर ने जो आपको इनविटेशन लेटर दिया था, आई वुड रेकमेंड कि हम उसको आप कन्वर्ट कर दें स्टेचुटरी डिक्लेरेशन में। जब आपका स्टेचुटरी डिक्लेरेशन होगा, सही है, तो जो कि फॉर्मल होगा, तो फिर हम उसके अंदर आपको जो है वो तमाम चीज़ें बताएंगे, वो आपका पूरा बना कर देंगे। तो उससे आपके चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आपके फाइनेंशियल टाइज इतने स्ट्रांग नहीं है तो मैं चेक करूंगा कि आपके फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसके बाद मैं आपको कोई सही से एडवाइस कर पाऊंगा। जी आगा ठीक। साहब। ये जी एक फाइनल छोटी छोटी दो चीजें, आप लोग टोरंटो में किधर लोकेटेड है? मैं हूँ, ये मेरा जो एड्रेस है अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है आपके एड्रेस 1720 एग्लिंटन एवेन्यू ईस्ट। सही है। ये मेरा एड्रेस है। सही है। आपकी सिस्टर को कहिए कि मेरा ये जो नंबर यहाँ पे, आप लोग किचनर से कितना दूर है? मैं किश्नर से जो होता है वो तकरीबन 1 घंटे के फासले पर हूँ। और स्कारब्रो से? स्कारब्रो, स्कारब्रो मुझसे जो होता है तकरीबन जो होता है 35 मिनट की ड्राइव है।
अच्छा, मतलब मेरी सिस्टर जो है वो स्कार्बरो में होती है और मेरे जो ये ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ हैं वो किचनर में होते हैं। तो आप एक काम करेंगे, उन्हें जो होता है हम्म, मेरा एड्रेस दे देंगे, तो मैं उनसे अगर वो कहेंगे तो मैं यहाँ पे उनसे मिल भी लूंगा। ठीक है, सही है। मतलब वो आके आपसे जिस तरह आपने कहा इसको स्टैचुरी डिक्लेरेशन में चेंज करें, मैंने यही उनसे बात की थी कि मतलब अगर आप किसी से मिल लें वहां पे। उन्होंने मुझे किसी का कांटेक्ट नंबर दिया था, लेकिन बहरहाल वो लोग दे आर इन कैलगरी, तो वो कैलगरी वाले तो मतलब मुझे पर्पस मेरा फिल नहीं करते कि मतलब लॉयर आपका कैलगरी में हो या कंसल्टेंट आपका कैलगरी में हो और आप टोरंटो में हो। वो चीजें बड़ी मिक्सअप सी हो जाती हैं। एक तो फाइनल एक और क्वेश्चन के ये मुझे बताइएगा, आप लोग केस मतलब ये सिस्टर इन लॉ मेरी वहां से इवन वो विलिंग भी हैं केस पुट अप करने के लिए वहां से, क्या ये पॉसिबल है कि वो वहां से केस पुट अप करें, अप्लाई करें या नहीं? देखें, केस कहीं से भी पुटअप नहीं हो सकता जबकि आपका जो होता है रेजिडेंशियल एड्रेस जो होता है ना, केस केस हमेशा वहीं से ही पुटअप होगा। सही है। अगर वो यहाँ से भी अप्लाई करते हैं तो भी आपका जो होता है जो वीज़ा ऑफिस होगा वो अबू धाबी ऑफिस होगा। सही है, क्योंकि पाकिस्तान के तो ये जितने भी जो वीज़ा वो होते हैं प्रोसेस होते हैं वो अबू धाबी ऑफिस से होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इनके फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी वैलिड है 2027 तक। सही है, तो फिर आपकी जो होता है जो ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की फीस है वो सिर्फ $100 होगी, क्योंकि आपका जो होता है बायोमेट्रिक 10 ईयर्स के लिए वैलिड है। ठीक है। और आखिरी एक और चीज मेरे से मुतालिक, जी जी। सिर्फ एक छोटी सी चीज। मैंने 2019 2018 में मैं गया था यूएस। ठीक है, हम्म मैं यूएस गया हम्म था, मैंने वहां पे असाइलम क्लेम किया था। ठीक है, हम्म लेकिन बस वो फिर मैंने चूंकि हालात हमारे यहाँ पे मैं बेसिकली अली तशी से मेरा ताल्लुक है, तो यहाँ पे मेरे मेरे गार्डियन मेरे पेशावर से, मैं पेशावर सिटी है मेरा, तो यहाँ पे मेरी फैमिली के बड़े नियर कजन्स मेरे सब मतलब टारगेट किलिंग में बहुत ज्यादा लोग आगा हमारे साहब, ये मारे गए आपकी थे। थोड़ी सी पर्सनल, लेकिन आगा साहब ये वाली जी। चीजें जो होते हैं ना, चूंकि जूम लाइव जा रही है, आप मुझसे हम्म। पर्सनली डिस्कस कर लेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छी चीज हो जाएगी, क्योंकि चले ठीक ये है। मैं नहीं चाह रहा कि ये जो होता है ना जूम लाइव पे जाना चाहिए प्लीज। बस ठीक है, तो मैं मैं आपका आपको, नंबर मेरे पास है, बस मैं आपका नंबर जो मेन नंबर है आपको वो मेरे पास है, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपसे फिर जब आप फारिग हो जाए तो मैं आपसे फिर रब्ता कर लेता हूँ। मैंने इन दोनों चीजों में से एक आध फाइनल करना है, तो आई हैव टू डू दिस इन दिस वीक। तो इधर वे डेफिनेटली मैं आई विल। आपके साथ मशवरा करके, इधर वे मैं आपके साथ मशवरा करके एंड वी विल गो अहेड विद दैट। मेरी सिस्टर इन लॉ वहां पे ओके आपके पास आ जाएंगी, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है शी विल कंप्लीट इट फॉर यू। ओके आगा साहब, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस। ओके, यू विल हैव टू कॉल मी ऑफलाइन एंड देन वी विल डिस्कस दिस। बस ठीक है, सही है, नो प्रॉब्लम, आई विल कॉल यू। मतलब जो आप लोगों का नंबर है मेरे पास इस वक्त, दैट इज जो फाइनल में है ये आप लोगों का मेन कांटेक्ट नंबर, ये जो ग्रुप आप लोगों ने ऐड किया हुआ है, यही जो एडमिन है यही नंबर है ना? जी जी, मेरा यही नंबर है, अगर आप सेवन वन मुझे सेवन दोबारा भी फाइव जी जी सेवन बिल्कुल वन यही सेवन नंबर फाइव जो अब बस ठीक है, सही है। नजर आ रहा है आपके पास बिल्कुल जो। जी, शौकत साहब मेरे पास आ रहे हैं नंबर, बस ये इंशाल्लाह ताला आप ही जब इससे फारिग हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला होपफुली टुनाइट या फिर कल रात आपको फिर मैं टेक्स्ट कर दूंगा। टेक्स्ट कॉल करने से पहले जब व्हेन यू आर फ्री तो हम थोड़ा सा मतलब आई विल नीड योर 15-20 मिनट्स, तो देन वी विल डिसाइड विद द डेफिनेटली। थिंग्स and then I will let you know about contact details of my sister-in-law and everything, so they can get in touch with you और आप लोग इस चीज को फिर प्रोसीड कर ले जिस तरह करना चाहते हैं। श्योर श्योर, नो जो वरीज। मशवरा आप दे ओके देंगे, आगा ठीक साहब। है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू। ओके नाजिया। ओके नाजिया, नाजिया प्लीज गो अहेड ठीक अगर है। आपका कोई क्वेश्चन है। जी जी। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि हमेशा ये 10 इयर्स का ही जो है ड्यूरेशन का वीजा मिलता है या कम ज्यादा हो सकता है, या इनका स्पेसिफिक है कि 10 इयर्स ही देते हैं विजिट वीजा? देखें, 10 इयर्स जो होता है वो पहले होता था। सही है। अब उनके पास एक और डिस्क्रिशन आया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इसके लिए रूल ये होता है कि अगर आपका वीज़ा आपका पासपोर्ट जो होता है 3 साल में एक्सपायर हो रहा है, सही है, तो वो हम्म। आपको 3 साल का वीज़ा मिलेगा, 10 साल का नहीं मिलेगा। तो आपका अगर पासपोर्ट 10 साल तक के लिए वैलिड है तो आपको 10 साल का मिलेगा। तो पीरियड है 10 इयर्स, और एक्सपायरी ऑफ पासपोर्ट विच एवर इज अर्लियर। सही है, तो उस पे ये काम करता है। हम्म। ओके। और दूसरा ये कि अब जो होता है वो 10 साल की जगह ये लोग 5 साल का भी दे सकते हैं, अगर उनको ये फील होगा कि उनको नहीं जो होता है वो इनकी ज़रूरत नहीं है। सही है। पहले 6 महीने की एंट्री मिलती थी, अब वो सिंगल एंट्री तक भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ये लेटेस्ट रेगुलेशन में आया है। सही है, ये पहले नहीं था। पहले हर मर्तबा जब भी आप एंटर होते थे तो 6 महीने के लिए आप रुक सकते थे। अब जो है वो आपको सिंगल एंट्री भी मिल सकती है। फर्ज करें कि कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आ रहा है, तो उनको पता है अगर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आता है तो मुझे सिंगल एंट्री देनी है। सही है। तो बाय डिफॉल्ट वो मल्टीपल ही होता है। सही है, लेकिन अब ये जो लेटेस्ट चेंज हुआ है तो वो सिंगल दे सकता है। ओके। अच्छा, सेकेंडली मुझे पूछना था, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे हस्बैंड के यहाँ पर फ्रेंड है, अगर वो हमें इनविटेशन भेजते हैं तो उनका भी क्या फाइनेंशियली स्ट्रांग होना जरूरी है
अगर वो एक जॉब पर्सन है तो विल इट वर्क और नॉट? इट विल डेफिनेटली वर्क। अगर वो ये कहते हैं ना कि मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैटर करेगा कि वो फाइनेंशियली सपोर्ट जो होता है वो फाइनेंशियली साउंड होने चाहिए। अगर वो ये कहते हैं कि मैं सिर्फ इनवाइट कर रहा हूँ और फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो फिर उनका फाइनेंशियली जो होता है वो साउंड होना ज़रूरी नहीं है। ओके। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर 3 फैमिली मेंबर्स है तो जैसे आपने बताया कि एक बंदे का एटलीस्ट $8,000 नहीं, एक मेंशन बंदे का होना नहीं। चाहिए बैंक में। एक बंदे एक का बंदे 10 का नहीं, नहीं, ओवरऑल? फैमिली का 10। हाँ, ओके, 3 बंदों में 10 ओवरऑल, चल ओके। जाएगा। हाँ, ओके, दैट्स इट, यही और ये पूछना था, मिनिमम थैंक यू सर। रिक्वायरमेंट है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जितना अच्छा, ज़्यादा होगा मिनिमम उतना है। अच्छा हो। ऑल राइट। जी। ओके, ओके, ठीक है, समझ गई, ओके, थैंक यू। जी इमरान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई। जी शोकत साहब कैसे हैं, ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल मज़े में। अच्छा शोकत साहब, ऐसे है कि ये एप्लीकेंट है, एज है 33 ईयर्स, अनमैरिड है, और हम्म टोटल फैमिली 7 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 के पास कनाडा का वीज़ा है, ठीक है। जी और जी। अब इनकी थर्ड टाइम रिफ्यूज़ल हुई है, ऑटो रिफ्यूज़ल हम्म थी। और फ्रांसिस इनके बहुत स्टेबल हैं। टैक्स रिटर्न्स है 1.5 मिलियन की टैक्स डिडक्शन की, और क्लोजिंग बैलेंस था 4 मिलियन टैक्सेबल। और ट्रैवल हम्म हिस्ट्री है 23 कंट्रीज की, यूके, यूरोप और साउथ कोरिया, हांगकांग, और इस तरह 20, और यूके का मल्टीपल वीज़ा भी है 2 इयर्स का। और सिस्टर ने इनविटेशन लेटर भी दिया था लास्ट रिफ्यूज़ल में। अच्छा, अब इसमें जो आज जाके चीज समझ आ रही है कि अनमैरिड होना जो है वो एक इशू बन रहा है कि थर्ड टाइम रिफ्यूजल है। और 179 बी पे दिए है कि आपके फाइनेंसिस स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपकी सिग्निफिकेंट होम टाइज आउट ऑफ कनाडा नहीं है। ये दो उन्होंने एलिगेशन लास्ट ये फरवरी में अप्लाई किया था। तो ये है। तो अब क्या इसमें करना चाहिए, ऑप्शंस क्या है? अब ट्रैवल हिस्ट्री भी है, फाइनेंसिस, ये तकरीबन 20 मिलियन का टर्नओवर था लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स में, फर्म में और पर्सनल में भी। क्लोजिंग बैलेंस तकरीबन था 8 मिलियन, दो बैंक स्टेटमेंट्स थी, इमरान पर्सनल और साहब, फर्म इमरान की। साहब, अब इमरान थोड़ा सा साहब, जैसा कि आप शौकत ने बताया आपको कि ये एक्चुअली हम्म, फेसबुक पे भी लाइव जा रहा है, और हाँ आपका हाँ। चूंकि पर्सनल केस है, तो हम आपको यही रेकमेंड करेंगे कि आप शौकत से टाइम ले लीजिए सेशन के बाद, और बहुत हम्म, डिटेल में शौकत आपको जो भी आपके लिए एडवाइस होगी वो आपको बताएंगे, क्योंकि आपका बहुत ही पर्सनल केस है। तो हम नहीं चाहेंगे कि पर्सनल डिटेल्स आपकी जो है ना फेसबुक पे लाइव जाए। तो आप शौकत से चलिए। टाइम ले लीजिएगा इस सेशन खत्म, ठीक है? जी मैं टाइम ले लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा काइंडली मुझे थोड़ा सा कुछ आइडिया हो जाए बिल, कि क्या बिल्कुल। सेंस कर रहे हैं आप शोकत साहब। देखें, जो आप सारी चीज़ें बता रहे हैं वो इनके टाइज तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे, सही है। आप हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो चांसेस बनना चाहिए था वो 80 to 90% बनना चाहिए था वीज़ा मिलने का, हम्म, क्योंकि जो चीज़ें आप बता रहे हैं, जो टाइज वो हम्म, काफ़ी अच्छी हैं, सही है। और हम्म, आपको मैंने पहले ही बताया था कि 179 भी है ही इनका बहुत बुरा, जिसके अंदर जो होता है वो फाइनेंस को तो उसने आपने टच नहीं किया होगा, लेकिन जो आउटसाइड कैनेडा, तो मुझे ये लगता है कि हम पहले GCMS नोट्स अप्लाई करें, डिटेल रीजन देखें, सही है, और फिर हम्म। अप्लाई करें। शौकत भाई, सेकंड टाइम जो रिफ्यूजल हुआ था, जीसीएम नोट्स अप्लाई किए थे, उसमें उन्होंने सेम वही था जो रिफ्यूजल लेटर पे था, और वो यही था कि वो ऑटो रिफ्यूजल शिरनोक के थ्रू, जो भी उनका सिस्टम है उसमें ही उन्होंने शैनोक। स्टेट पे रिफ्यूज, हाँ जी, उसी के थ्रू किया हुआ था। अब आपको आइडिया होगा कि करंटली जो हो रहा है उसी के थ्रू रेट हो रहा है, ये इसी तरह ही है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है, क्योंकि जब जैसे ही आप सेकंड मर्तबा जाते हैं ना, तो उसका एक हम्म, ट्राई एज कहते हैं हम उसे, सही, वो ट्राई एज में हम्म, फंस जाता है, और वो जो होता है वो बार बार फिर सिस्टम ही रिफ्यूज कर देता है, जिसे जो होता है वीज़ा ऑफिसर जो होता है वो देखता है, और उस 2 मिनट में जो होता है वो जो होता है आपकी फाइल आगे बढ़ा देता है रेफ्यूजल के लिए, सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ट्राई एज में फंसी हुई है, तो हमें जो होता है जुडिशियल रिव्यू के लिए जाना चाहिए, पहले इसके वो निकालें। लेकिन जुडिशियल रिव्यू का आपको पता है 60 दिन का टाइम होता है, कि आपको 60 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना होता है। अगर 60 दिन के अंदर नहीं करते हैं तो देन यू डू नॉट हैव एनी राइट फॉर जुडिशियल रिव्यू। वो तो टाइम गुजर गया, अब तो रिकंसिडरेशन के लिए एप्लीकेशन डाली जा सकती है। रिकंसिडरेशन भी जो होता है वो उसके लिए भी जो होता है 30 दिन के लिए जो होता है, 30 दिन के अंदर डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन हम्म, रिकंसिडरेशन जो होता है वो उन पे उसके लिए ऑब्लाइज नहीं है, सही है। और ठीक है। ज़्यादातर जो होता है रिकंसिडरेशन का रिजल्ट मुझे पता है 99% जो होता है वो आपको मना करेंगे। 1% चांस होता है कि जहाँ पे कोई उन्होंने कोई अजीब सा ही ब्लंडर मार दिया है, कि नाम कुछ और था, हम्म, लेटर कुछ और भेज दिया है, सही है, तो फिर सही वो है। आपको अच्छा। कुछ कंसिडर करेंगे।
सही। तो फिर इसका मतलब है कि आपसे कंसल्ट करने के बाद न्यू एप्लीकेशन ही किया जा सकता है या कुछ और? क्योंकि अब समझ नहीं आ रही कि इसके अलावा क्या उनको वो क्या चीज अब डिमांड कर रहे हैं कि और क्या। अब अगर लेट्स सपोज बंदे ने शादी ही करनी है कि उसका एक टारगेट है कि मैंने, तो अब अनमैरिड बंदे को क्या वीजा नहीं मिलना चाहिए? या उसके फाइनेंसिस इतने स्ट्रॉन्ग है, सारी होम टाइज स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है? देखिए, ये अनफॉर्चुनेट है कि ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ हुई हैं, लेकिन जो मैं अभी देख रहा हूँ उसको दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए डालकर फिर अगर चौथी मर्तबा में भी अगर उनको नहीं होता है तो आपको डेफिनेटली जुडिशियल रिव्यू के लिए जाना चाहिए। क्योंकि अगर क्योंकि वकील जो होता है वो ज़्यादा पैसे चार्ज करता है बनस्बत एक कंसल्टेंट के मुकाबले में। सही है। हम्म। तो कंसल्टेंट जो होता है वो इन बिटवीन आपको 2,500 से 3,000 डॉलर चार्ज करेगा। हम्म। सही है। सही है। तो वो अगर उतना पैसा अगर आप बेयर कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर JR, जिसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। उसमें कितने चांसेस होते हैं शौकत साहब? उसके अंदर जो होता है वो चांसेस जो होता है 60 to 70% होते हैं कि, और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन उस वक्त बनी कैसी थी। अगर आपने एप्लीकेशन ही बिल्कुल बकवास किस्म की बनाई है, सही है, तो हम्म। जुडिशियल रिव्यू वाला भी कुछ नहीं कर सकेगा। तो अगर हम इसलिए एक एप्लीकेशन बनाए कि वकील को हम पहले से ही बता दें कि देखिए हम डाल रहे हैं, अप्रूव होता है तो सही है, अगर अप्रूव नहीं होता है तो ये तुमने देखनी है। तो हम उसको ऑन बोर्ड लेकर एक एप्लीकेशन ऐसी तैयार कर सकते हैं कि वो उन तमाम रीजंस को अपने पास मद्देनजर रखते हुए फिर अप्लाई करें। तो फिर अगर कुछ नहीं होता है तो हम वीज़ा ऑफिसर के पास जाएं। तो ये एक बेस्ट अप्रोच हो सकता है। ठीक है। और शोकत साहब, यूके और कनाडा का सेम पैटर्न है? मैंने सेम लाइक यूके पैटर्न पे ट्रेल्स वगैरह बताने के लिए सब कुछ हाईलाइट किया, बैंक स्टेटमेंट में फर्म से कैसे ट्रांसफर, ऐसे ही करना चाहिए था या सिंपल इसका क्लोजिंग बैलेंस वाली अटैच करना चाहिए जैसे यूएस के वीजे में सिंपल होता है कि आप एक बैंक स्टेटमेंट लेके और क्लोजिंग बैलेंस बता दिया, या मैंने सही इसमें अप्लाई किया था? देखें, क्लोजिंग बैलेंस एप्लीकेबल नहीं होता है, मेंटेन्ड बैलेंस होना चाहिए हाँ पिछले ठीक है। 4 महीने में। सही है। हम्म। मेंटेन्ड हम्म। बैलेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो होता है ना एक दिन में जो होता है खट करके 5 मिलियन की रकम गिर गई और उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर आखिरी में आपने इतना दे दिया। तो इसीलिए हम्म। अकाउंट मेंटेनेंस जो आप जिसको कहते हैं ना, वो काफी नहीं होगा, हम्म। उनको प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगा। ठीक है। मैंने तो उसमें सारा जो भी लेजर्स के थ्रू पेमेंट्स आई हैं फर्म अकाउंट्स में, उसके बैंक स्टेटमेंट उसको हाईलाइट करके बताया था कि ये वर्क ऑर्डर्स हैं, ये चेक्स आए हैं और ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं बैंक स्टेटमेंट में फर्म के, और फिर यहाँ से मेरे पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। इस तरीके से पूरा उनको बताया है इस। नहीं, ये एक अच्छा अप्रोच है। मैं हम्म। इसको डिनाई नहीं करूंगा, ये काफी अपना अच्छा काम किया था। तो उसके लिए मैं हम्म। आपको अप्रिशिएट करता हूँ, ये एक राइट अप्रोच आपने लिया था। चलें, फिर मैं ऐसे ही है कि आपसे कंसल्ट करता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ शौकत साहब, पैसों का इशू नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर इन्होंने वो बिल्कुल ही 2024 में या 25 में जितने भी मिल, वो कहते हैं कि स्ट्रेट वे रिफ्यूजल आ रहा है, तो फिर 4 दफा या 5 दफा रिफ्यूजल ही लेना है, तो फिर कहीं यूएस के लिए अप्लाई करके कैन प्लस की ट्राई की जाए। अच्छा, यूएस का रिफ्यूजल का कोई इम्पैक्ट आता है इसके ऊपर? एक यूएस के भी एक रिफ्यूजल है इसमें? देखें, हमेशा जितने भी रेफ्यूजल होते हैं ना, उनका इम्पैक्ट जरूर होता है। सही है। हम्म। आपके हम्म। चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, जैसे कि मैंने अपने जो होता है इस सेशन में भी आपको बताया था कि जब भी हम्म। आपके रेफ्यूजल्स होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये बंदा डेस्परेट है अपना मुल्क छोड़ने के लिए, ये क्यों हम्म। यहाँ हम्म। वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। तो वो थोड़े से रेड फ्लैग्स जो होता है वो बनते हैं। तो शोभा साहब, लेट्स सपोज एक बंदा कनाडा के लिए डेस्परेट है तो वो 5 दफा कनाडा का अप्लाई करे, तो समझ आ रही है कि रिफ्यूज। वेयर एज एक बंदा ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई करता है, मे बी वो रिफ्यूज हो जाए, यूएस का करता है, लेकिन उसका इंटेंशन है कि मैंने विजिट के लिए, दुनिया के लिए घूमने के लिए जाना है, तो ये रेड फ्लैग में आता है कि आप 2-3 बड़े कंट्रीज, वेयर एज वो 23 कंट्रीज में चला गया है, विजिट भी किया है, उसमें यूरोप भी है, यूके भी है, 3-4 दफा ये, इवन दो फिर भी आप समझते हैं कि रेड फ्लैग या बड़े कंट्रीज? देखिए, वो रेड फ्लैग का मतलब ये नहीं है कि आप अप्लाई नहीं करेंगे और वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस नहीं करेंगे। रेड फ्लैग्स जी। का मतलब ये होता है कि आपको दूसरे टाइज इतने अच्छे शो करने हैं ताकि वो रेड फ्लैग्स जो होता है वो नजर ना आए, आपकी जो दूसरी चीजें हैं, जो ग्रीन दूसरी चीजें हैं, वो उसको हाईलाइट हो। सही है। रेड फ्लैग का हम्म। मतलब ये नहीं होता है कि हम आप जो होता है ना आपको नहीं करना चाहिए। रेड फ्लैग्स का मतलब हम्म। ये होता है कि उसको इतना छोटा दिखाओ, आप उसको इतना छोटा दिखाओ, उसके मुकाबले में कोई ऐसी बड़ी चीज दिखाओ कि वो सारी चीजें हम्म। छोटी हो जाए। ये होता है सही। रेड फ्लैग। सही सही सही। चलें, थैंक यू। मैं आपसे फिर कंसल्ट करता हूँ जूम के, इंशाल्लाह। तो फिर बिल्कुल जो बिल्कुल, भी आप यू आर फर्दर मोस्ट गाइड वेलकम। करेंगे। जी जी। डेफिनेटली। आपको वैसे केस केस में कोई जान नजर आ रही है सर? केस में मुझे जान नजर आ रही है।
सही है, क्योंकि अच्छा। अगर इनका ट्रैवल शेंगन कंट्रीज का नहीं होता ना, सही है, तो हम्म मैं कहता कि चलें आप उसको शेंगन का एक वो लगवा दें टूर, सही है, लेकिन शेंगन इनके पास ऑलरेडी है, यूके ऑलरेडी है। देन आई डो नॉट बिलीव कि जो होता है वो क्यों आपको ये सब मना करे, वो लगता है एक ट्राइएज है उसमें फंस गया ये। सही है। इनका एक आईआरसीसी वालों के पास एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं शाइनॉक, सही है, जी जी वो शाइनॉक जी के जी। अंदर जो होता है ये फंस गया है। और ये उसको बार बार अगर आप तीसरी चौथी बार भी करोगे तो मैं अभी आपको रिजल्ट बता देता हूँ कि वो आपको अप्रूव करेगा नहीं, आपको आपको दोबारा जो होता है जुडिशियल रिव्यू के लिए फिर जाना चाहिए। लेकिन आपकी एप्लीकेशन इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि वकील के पास मुकदमा लड़ने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। सही। ए, ए, आ, आवाज आ रही शौकत साहब? जी जी बिल्कुल आ रही है मुझे आपकी आवाज़, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी, जी शौकत साहब, आवाज आ रही? आवाज़ आ रही है मुझे आपकी, मुझे आवाज़ आ रही है। हेलो। रमज़ान आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही जी। जी इमरान साहब इमरान मुझे अच्छा, साहब, आपकी मैंने ये आवाज़ नहीं कहा आ रही। था कि ये एज एज जी सर सर, जी जी बोले। आपकी आवाज आ अब रही है, आई बोलिए। आवाज? जी जी आवाज़ आ रही है अच्छा मुझे। शौकत साहब, मैंने ये जी जी मैंने पूछना था कि अनमैरिड होना कोई बहुत बड़ा फैक्टर है आपके ख्याल में, अनमैरिड होना? नहीं देखें, अनमैरिड होने पे जो होता है ना आपके टाइज तो वो होते हैं ना, फैमिली टाइज जो होता है आपके थोड़े वीक हो जाते हैं, सही है, लेकिन इट डजंट मीन कि जो होता है दूसरे फैक्टर को हम इंपॉर्टेंट शो, इसका मतलब तो ये हुआ ना हम्म कि जो अगर आप ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब किसी भी जो होता है सिंगल पर्सन को जो है वो यहाँ पे वीज़ा मिलना ही नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं है। सही, यहाँ पे बहुत सारे सिंगल बंदे हैं जो कि आते हैं उनको वीज़ा मिलता है, लेकिन फिर हमें उसका केस जो होता है वो डिफरेंट अप्रोच से जो होता है वो चलाना पड़ेगा, सही है। उसके लिए फिर हमें उसकी जो फाइनेंशियल हम्म। पोजीशन है, जो उसका पर्पस है, जो उसकी बाकी दूसरी चीज़ें हैं वो इतनी अच्छी शो करनी चाहिए कि वो उसका जो फैक्टर है वो उसको ज़्यादा वेटेज ना मिले। और शौकत भाई, ये 7 फैमिली मेंबर्स में से 5 के पास होल्ड है, यानी कि वो उनके पास है, ये आपके ख्याल में कोई ये अलार्मिंग सिचुएशन तो नहीं उनके लिए कि बाकी एक दो लोगों को मिले तो ये मूव कर जाएं, वेयर एज के पेरेंट्स की एज ज्यादा है, यूएस का भी उनके पास विजिट सब कुछ है, तो फिर इवन दो आप समझते हैं ये भी कोई इस तरह का इशू है बाकी फैमिली मेंबर्स के पास अगर वीजा है? देखें, ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक और बात कही थी जिसके अंदर कहा था कि आपके जो आउटसाइड कनाडा जो होता है वो आपके फैमिली टाइज जो होता है वो आपके स्ट्रांग जो होता है वो नहीं है, सही है। हम्म हम्म हम्म। तो वो फैक्टर जो होता है ना फिर वो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बाकी बंदे बाहर हैं तो इसका मतलब कि ये भी जो होता है बाहर सेट होना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जब उनकी ये सारी हम्म, चीज़ें हैं तो उन चीज़ों को हमें एड्रेस करना है, सही है। उन्हें बताना है कि ठीक है भाई ये ठीक है। फैमिली का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, सही है, हम्म कि ही डजेंट हम्म केयर अबाउट टू कि उसको हम्म जो होता है वो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सिर्फ जो होता है एक लेजर और लेजर ट्रिप के लिए जा रहा है, सही है। हम्म। और वो लेजर ट्रिप के बाद जो होता है वापस आ जाएगा क्योंकि उसका बिजनेस चलता हुआ है, एफबीआर का डॉक्यूमेंट ये शो कर रहा है, उसका टर्नओवर ये शो हम्म कर रहा है, सेल्स रिकॉर्ड ये शो कर रहा है, सही है। तो हम्म इतने हम्म, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट दूसरे होने चाहिए ताकि वो चीज़ें छुपें। सही है सही है। यानी कि उनका जो उन्होंने जो दो ऑब्जेक्शन लगाए थे, एक तो फ्रांसिस का था, मे बी उसका तो अब कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो सिग्निफिकेंट टाइज है, होम टाइज आउट ऑफ कनाडा, इसका मतलब है कि वो इस सेंस में ले रहे हैं कि बाकी फैमिली मेंबर्स के पास है, तो अगर ये आता है लेट्स सपोज तो ये शायद स्किप कर जाए, दैट्स मीन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सही सही सही। चल ठीक है सर, आप अगर कोई नेक्स्ट है तो। जी जी लुकमान साहब, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी लुकमान साहब, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। ऐसे कुछ नहीं। जी सर, वॉइस आ रही है मेरी आपको? जी लुकमान जी साहब आ रही आवाज़ मुझे आ रही है। अच्छा सर, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी। मैंने भी अभी अपना विजिट वीज़ा लगवाना है कनाडा का, तो इससे पहले मैंने लगवाया नहीं है। तो ये कि फ्रेश पासपोर्ट है मेरा और सिंगल पर्सन हूँ, अभी अनमैरिड हूँ। ओके, तो लुकमान साहब आपको मैं जो होता है अलग से जो होता है फ्री कंसल्टेशन दे सकता हूँ, उसमें मुझे जो होता है वो आपके फाइनेंशियल पोजीशन और दूसरी जो होता है आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह चाहिए होगी, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा। लेकिन आप ये देखिए कि अगर आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, सही है, और अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, आप इनकम जो होता है वो अच्छी कमा रहे हैं,
सही है, और आपके पास उसको साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, तो डेफिनेटली मैं आपको एक पर्सनल सेशन जो होता है 1-on-1 दूंगा, और उसमें आपको सारी किस तरीके से आपको टाइज क्रिएट करनी है वो मैं आपको बता पाऊंगा। जी सर, वही मैंने आपसे कंफर्म करना था कि स्ट्रॉन्ग टाइज जो होता है ना वो कैसे प्रिपेयर किए जाएं। भी आपको थोड़ी देर पहले जो मैंने लेक्चर दिया था उसके अंदर जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स कवर किए हैं ना, सही है, वो सारे टाइज कहलाते हैं, सही है, जिसके अंदर फैमिली टाइज है कि आपकी फैमिली वहाँ मौजूद है, आपके पास फाइनेंशियल टाइज है, मतलब कि आपके पास पैसा मौजूद है, सही है, और आपके इकोनॉमिक टाइज है जिसके अंदर आपका बिजनेस या आपकी जो होता है वो जॉब वगैरह है उसके टाइज है, ट्रैवल हिस्ट्री है जो कि आपने मुझे मना किया, सही है, तो वो तमाम चीज़ों को जो होता है मुझे डिस्कस करना होगा आपसे 1-on-1। सही है, चूंकि ये फेसबुक लाइव पे भी जा रहा है इसलिए मैं आपको कोई पर्सनल सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, वरना मुझे कुछ सवाल पूछने हैं जो कि मैं अभी नहीं पूछ सकता हूँ। अच्छा सर, बेसिकली इस तरह मैं तो काम में बिजी था तो मैंने लेट अटेंड किया, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मुझे? जी जी, रिकॉर्डिंग बिल्कुल आपको मिल जाएगी। सही, मैं आपको अपना प्रेजेंटेशन भी शेयर करूँगा, और मैं जो है वो क्या कहते हैं सैंपल लेटर्स वगैरह है वो भी मैं आपको दूंगा, ताकि आप जो होता है अगर खुद से अप्लाई करना है तो आप खुद से भी कर सकते हैं, और अगर मेरी खिदमत की ज़रूरत है तो मैं भी आपके लिए वो अप्लाई कर सकता हूँ। जी सर, ठीक हो गया, थैंक यू। बाकी वो फिर मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा। हाँ साहब, ये जी रिकॉर्डिंग शौकत साहब के फेसबुक पेज पे अवेलेबल है, तो आप वहां से दोबारा सुन सकते हैं जहां तक आपका मिस हुआ था। ठीक है सर, फिर आप मुझे इनकी जो फेसबुक प्रोफाइल है वो शेयर कर दें, मैं वहाँ से देख लूंगा। श्योर, ओके। ओके, सही है। थैंक यू। तो सुंबुल ने एक सवाल किया है कि डू शेयर एवरीथिंग सो वी कैन डिस्कस टू। श्योर, डेफिनेटली मैं आपको सुंबुल सब सारी चीज़ें शेयर करूंगा। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे, अगर आपने ऑलरेडी उस ग्रुप के मेंबर हैं तो मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, या आप पर्सनली मेरे सेल फोन नंबर पे मुझे मैसेज कर सकती हैं, सही है, तो मैं उस पर आपको ये सारी जो डॉक्यूमेंट जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो तमाम के तमाम मैं आपसे शेयर कर लूँगा। ओके, हमारे पास अभी भी 10 मिनट बाकी है, और अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेस कर सकते हैं। शौकत, एक और क्वेश्चन है जो कि फेसबुक पे है कि कैन आई नाउ अप्लाई फॉर एन एक्सप्रेस एंट्री टूर। देखिए, ये विजिट वीजा से अलग सवाल है, सही, एक्सप्रेस एंट्री पूल के लिए आपके पास 6 चीजें होना शर्त है, सही, जिसमें से 3 ई है और 2 ए है और एक प्रूफ ऑफ फंड्स है, सही है। 3 ई का मतलब है आपके पास जो होता है एज, सॉरी, 3 ई का मतलब है कि आपके पास पहले तो आपके पास ई ई का मतलब है एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का होना चाहिए, लेकिन ये कम से कम की रिक्वायरमेंट है, सही है। आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, जो कि अगर बैचलर डिग्री 4 ईयर है तो बेहतरीन है, सही है, मास्टर्स है तो उससे भी अच्छा है, और पीएचडी है तो बेस्ट है, सही है। फिर आपके पास जो होता है इंग्लिश, जिसके अंदर आपका अगर स्कोर 8777 है, लिसनिंग में 8, और रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग में 7 7 और 7 है, सही है, तो फिर आपका जो होता है अच्छे पॉइंट्स बनेंगे। लेकिन आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 6 6 6, जिसको हम कहते हैं CLB 7, सही है, ये आपकी जो है रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की। तो मैंने बताया आपको 3 चीज़ें, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, इंग्लिश। दूसरा है एज, अगर आपकी एज 20 से 30 साल के अंदर है तो आपको बेस्ट पॉइंट मिलेंगे, वरना उसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपके पॉइंट्स कम होना शुरू हो जाएंगे, सही है। इसके बाद है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है क्या आपका दोस्त रिश्तेदार वगैरह यहाँ पर है, या आपका स्पाउस भी जो होता है वो क्या कहते हैं आइल्स देने के लिए तैयार है, तो आपको उसके पॉइंट्स मिलते हैं। तो मैंने आपको 3 ए की बात की और 3 ई की बात की और 2 ए की बात की, सही है, दोबारा 3 बता रहा हूँ, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और इंग्लिश। अडेप्टेबिलिटी ए में आती है, अडेप्टेबिलिटी और एज, ये 2 ए हो गए। इसके अलावा आपके पास प्रूफ ऑफ फंड, सही है, आपके पास आपका प्रूफ ऑफ फंड होना चाहिए, कम से कम जो होता है वो आपके अगर 3 लोग हैं तो आपके पास जो होता है वो उसका एक मैट्रिक्स बना हुआ है, उसके मुताबिक आपके पास फंड होना चाहिए, जो कि कम से कम जो अभी आजकल अगर मैं 3 बंदों के लिए कहूँ तो आपके पास तकरीबन जो होता है वो 22 साढ़े 22 हज़ार कनेडियन डॉलर के करीब बनते हैं, जो कि आपके पास होने चाहिए। थैंक यू। आई थिंक कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेस कर सकते हैं, अदरवाइज शौकत यू कैन कंक्लूड टुडेस सेशन। होगा, बहुत बहुत जी, शुक्रिया, आपने मेरा ये सेशन, है कोई सवाल? नहीं नहीं, आई थिंक आगा हैदर साहब क्लैप बजा रहे हैं और
फेसबुक पे भी आपके लिए बहुत सारे क्लैप्स हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको थैंक यू कहा है, और कुछ लोगों ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट आपने इंफॉर्मेशन शेयर की है, थैंक यू। और शौकत बताइए कि अगर लोग आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसका क्या हम्म तरीकाकार है, और क्या आप कंसल्टेशन के चार्जेस लेते हैं कि नहीं? देखें, कंसल्टेशन जो होता है वो एक अलग चीज़ है और विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना एक अलग चीज़ है। तो आप मेरी एक फ्री सेशन वाली भी जो होता है वो कंसल्टेशन है, जो कि आधे घंटे की होती है, और मेरी पेड कंसल्टेशन भी है। सही है। जो आपकी फ्री कंसल्टेशन है, मैं उसके अंदर आपका पूरा जो होता है ओवरव्यू करके आपको बताऊंगा कि वेदर यू आर क्वालिफाई फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रीम और नॉट। सही है। तो आप ओके। पहले फ्री सेशन ले लें, फिर आप पेड सेशन जो होता है उसके बाद ले लें, या आप पहले पेड लेते हैं तो मैं जो होता है वो आपको 1 घंटा दे पाऊंगा, वरना मैं आपको आधा घंटा दे पाऊंगा। सही है। तो ये टाइमिंग का एक फ़र्क है। इसके अलावा जो होता है वो विजिट वीज़ा के लिए मैंने कहा था कि मेरा जो प्रमोशन है $750 का, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। सही है। वरना मैंने जिस तरीके से बताया कि आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपकी फ़ाइल को भी रिव्यू कर सकता हूँ। और शौकत, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडियल टाइम मेंशन बिटवीन ट्रैवल डेट एंड एप्लीकेशन डेट? कितना ओके। अर्सा पहले अप्लाई करना चाहिए? देखें, आजकल जो पाकिस्तान से जो टाइम चल रहा है वो तकरीबन 22 दिन चल रहा है। सही है। इसीलिए जब कभी भी आपका इरादा है, सही है, तो उससे तकरीबन 1.5 महीना पहले आपको तैयारी करनी चाहिए। सही है। जैसे कि आज है हमारे पास 27 अप्रैल। सही है। तो अगर आपके पास जो होता है वो जून की मिड में अप्लाई करना चाहते हैं तो आज से आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि 22 दिन में आपका वीज़ा जो होता है वो उसका डिसीजन आ जाता है ओके, आफ्टर बायोमेट्रिक। श्योर। और शौकत, अगला सेशन आप इस तरह का इंफॉर्मेशन सेशन आप अगला कब देना चाहेंगे? मेरा अगला सेशन जो होता है इंशाल्लाह ताला जो होता है वो, मैं जो होता है वो या जून में ट्राई करूंगा या मई की एंड में ट्राई करूंगा। जून की बिगनिंग या मई की एंड में। ओके सर। सो आई थिंक आप शौकत कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहें और आप सेशन क्लोज कर सकते बस इन तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा जो होता है सपोर्ट किया, इस सेशन को ज्वाइन किया, पार्टिसिपेट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी सवाल हो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो प्लीज़ आप जो है वो मुझसे जो है वो तमाम किस्म की जो होता है मालूमात शेयर कर सकते हैं। मैं बाय प्रोफेशनली जो होता है ऑब्लाइज हूँ कि आपकी तमाम चीज़ें जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। ये मैं नाइस हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि ये मेरा कोड ऑफ एथिक्स मुझे कहता है कि मुझे जो होता है तमाम चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखनी है। इसीलिए जब कभी भी आप किसी कंसल्टेंट के पास अप्लाई करते हैं, राइसन कंसल्टेंट के पास, तो आपकी अच्छी एप्लीकेशन तैयार होती है, वो जिम्मेदार होता है जो होता है वो आपकी अच्छी एप्लीकेशन बनाने के लिए। सही है। तो आपका कोई भी सवाल है मैं उसका जवाब दूंगा। आपको जो होता है किसी भी जगह कोई रिफ्यूज़ल हुआ है या कोई ऐसी चीज़ है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। सही है। ये मेरा जो है वो लिंक जो होता है वो मैं आपको दे दूंगा, आपको दोबारा ईमेल करूंगा। सही है। जिसमें मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ये प्रेजेंटेशन दूंगा मैं आपको, सैंपल लेटर भी दे दूंगा, एक्सेल की प्रूफ ऑफ फंड की फाइनेंशियल शीट भी दे दूंगा, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सही है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़। हैं। थैंक यू सर।